Good morning, students. I am picking up a new poem today, Stairs, a poem written by A. Jayaprabha. Jayaprabha now is a feminist poet and critic, and she's one of the pioneers in feminist movements in Telugu literary criticism, especially. And this poem that we are about to read has been translated from Telugu by B.V.L. Narayan Rao. Now, Narayan Rao has translated this poem for us from Telugu into English so that we can also understand and enjoy this lovely poem. Now, a little bit about the author. स्टेज कविता जो है वो लिखी है जयप्रभा ने, ए जयप्रभा ने। और जयप्रभा जो हैं वो कवित्री ही नहीं, क्रिटिक भी हैं, आलोचक भी हैं, फेमिनिस्ट पोएट और क्रिटिक हैं। यानी फेमिनिस्ट वो होता है जो स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए या स्त्रियों के अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए या अवेयर होने के वजह से उसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं। ए जयप्रभा was born in 1957 and she is a pioneer in the feminist movement in Telugu literary criticism। और तेलुगु साहित्य की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जितना भी फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। यानी ये पायनियर हैं, पायनियर उसको कहते हैं जो पहल करता है किसी भी नई फील्ड में। Her poetry shares the same concerns as her criticism and her work is marked by feminist attitudes। और कविताएं भी आप देखेंगे, इनकी पढ़ेंगे तो वही कंसर्न्स हैं क्रिटिसिज्म के, जो आलोचना में है वही कविता में भी हैं। यानी फेमिनिस्ट एटीट्यूड्स की बात करती हैं। हर जगह महिलाओं के प्रति या महिलाओं के अगेंस्ट जो कुछ भी गलत होता नज़र आता है वो सब उनकी कविताओं में भी रिफ्लेक्ट करता है, उनके आलोचना या क्रिटिसिज्म में भी अप्लाई होता है। She portrays the problems that women face but also the inherent strength and courage that women display in every sphere of their lives। और फेमिनिस्ट जो होता है वो हमेशा समस्याएं तो उठाता ही उठाता है। यानी महिलाएं क्या क्या समस्याएं रोज़मर्रा के जीवन में जूझ रही हैं जिनसे, या जिनके समाधान ढूंढने का प्रयास वो कर रही हैं। लेकिन समस्या के साथ साथ जयप्रभा की खासियत ये है कि वो इंसान के अंदर और महिला के अंदर, स्पेशली नारी के अंदर, उस स्ट्रेंथ को खोज निकालने की कोशिश करती हैं। वो बहादुरी, वो ताकत जो इनहेरेंट है, यानी जो अंदर है, अंदरूनी ताकत को जो औरतें डिस्प्ले करती हैं, जो वो देखती भी हैं कि समाज में हर तबके की औरत कहीं ना कहीं वो अपनी ताकत दिखाती है, डिस्प्ले करती है हर स्फीयर ऑफ लाइफ में। और जीवन जीने के लिए ही महिला के लिए कितना कष्टदायक होता है, कितने संघर्षों से गुजरना उसको पड़ता है, कितनी परीक्षाएं उसको देनी पड़ती हैं, सतयुग से लेके और कलयुग तक भी। आप देखते रहें, आप अगर माइथोलॉजी उठाएं, अपने पुराणों को पढ़ें, कहीं पर भी आप हिस्ट्री में देखेंगे तो औरतों को पुरुषों से हमेशा ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, खुद को साबित करने में हमेशा दुगना काम करना पड़ा है, खुद को इस्टेब्लिश करने में समाज की नज़रों में। यानी पुरुष के लिए जो सहज और सरलता से आ जाता है अधिकार और कर्तव्य सब, वही स्त्री को उस नॉर्मल से कामों में भी डबल मेहनत करनी पड़ती है, दिखना पड़ता है। और वही चीज़ नोटिस करी जयप्रभा ने कि औरतों में कितनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है, कितनी बहादुरी, कितना करेज होता है कि वो इन विषम परिस्थितियों में भी समाज से या हर तबके की औरत और हर परिस्थिति में कैसे वो स्ट्रगल करके और फिर भी सफल होती है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो हम देखते हैं कि जयप्रभा की कविताओं में अक्सर नज़र आते हैं। इस कविता में ये तो विशेषकर है ही इस मुद्दे पर ही
तो ये जो कविता है, अगर हम पोएम के बारे में जानना चाहें तो ये कविता जो है, इट मूव्स फ्रॉम अ मोमेंट ऑफ रिकग्निशन when a threat is clearly perceived through awareness and fear to a point of courageous action and the hope of revenge, not immediately but maybe someday. तो कविता अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक ऐसा क्षण होता है जब आप पहचानते हो परेशानी को कि क्या मुद्दा है. इट मूव्स फ्रॉम अ मोमेंट ऑफ रिकग्निशन, जब आपकी पहचान होती है. व्हेन अ थ्रेट इज़ क्लियरली परसीव्ड, जब महिला स्पेशली एक स्त्री जो है वो अपने प्रति किसी थ्रेट को या किसी क्या कहते हैं, थ्रेट यानी चेतावनी या खतरा को भांप लेती हैं, क्लियरली परसीव कर लेती हैं थ्रू अवेयरनेस. और अवेयर हो जाती हैं मतलब पता लग जाता है कि कुछ है, कुछ खतरे की बात है. एंड फियर टू अ पॉइंट ऑफ करेजियस एक्शन, और इस अवेयरनेस से और डर से फिर उस पॉइंट तक पहुंचती है कि जब अपने अंदर के बहादुरी को, करेज को निकाल कर एक्शन लेने की बात हो जाती है. और उम्मीद होती है बदले की. उम्मीद किस चीज़ की होती है? टिट फॉर टैट की, या ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली स्थिति तक पहुंच जाती है वो स्त्री. और ऐसा नहीं है कि तुरंत वो बदला चाहती है, बट कभी तो बदला अवश्य चाहती है. वो भी चाहती है कि जिस दौर से उसे गुजरना पड़ रहा है उसी दौर से सामने वाले को भी कभी सामना हो. सो द पोएट पर्सोना मेक्स इट क्लियर दैट एज अ वुमन शी इज़ असॉल्टेड इंसेसेंटली. और पोएट जो पर्सोना है, पर्सोनिफिकेशन कह लो, क्योंकि कविता जो है वो फर्स्ट उसमें आप पढ़ेंगे देखेंगे आई शब्द का प्रयोग बहुत सारा देखेंगे आप. तो ये बिल्कुल क्लियर होता जाता है. कवि जो है वो खुद ही अपनी बात अगर कर रही है, कवित्री यहाँ पे, तो इट इज़ क्लियर दैट एज अ वुमन शी इज़ असॉल्टेड इंसेसेंटली, लगातार, सतत. और असॉल्टेड यानी हमला हो रहा है जिस पर, असॉल्ट हमले को कहते हैं, असॉल्टेड जिस पर हमला हुआ. डेली बाय द स्टेयर्स ऑफ मैन, डेली रोज़ वो सामना करती हैं इस मुश्किल का. बाय द स्टेयर्स ऑफ मैन, आदमी जो घूरता है, who have no hesitation or shame about affixing their gaze on her. और ऐसा आदमी नहीं जो जनरली घूर रहा है, लेकिन ऐसे जो अनअशेमेडली घूर रहे हैं, यानी जिनमें कोई हिचक ही नहीं है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो. और टकटकी बांध कर घूरने वाले लोगों की बात यहाँ पर वो कर रही हैं. अ गेज दैट सिग्नल्स देयर हंगर, जो उनके अंदर की भूख जो है वो उनकी आँखों, घूरती आँखों से निकल के बाहर आ रही है, स्पष्ट सी दिख रही है. एंड द डिज़ायर टू ग्रैब होल्ड ऑफ हर, और वो ऐसी घूरती आँखें हैं जिनसे साफ पता लगता है कि उनकी इच्छा है कि वो उसको पकड़ लें, दबोच लें. थ्रू द पोएम, though the poem is in the first person, the poet persona moves from her own case to generalization too. हालांकि कविता जो है पूरी फर्स्ट पर्सोना में है, फर्स्ट पर्सन में है, लेकिन फिर भी कवि जो है वो बार बार मूव करता है अपने पर्सनल केस से लेके, और जनरलाइजेशन भी करता है, यानी आम समस्या की बात भी करता है. केवल अपनी समस्या की बात वो नहीं कर रही हैं, वो सब की इन जनरल समस्या की बात करेंगी. आईज स्टेयर एट विमेन अलाइक एंड देयर इज़ नो स्पेस विच इज़ सेफ वेयर देयर कैन बी एन एस्केप फ्रॉम दीज स्टेयरिंग आईज. और कविता की पंक्ति हम जब पढ़ते हैं तो हम इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि महिलाओं के लिए कोई भी स्पेस जो है वो सेफ़ नहीं है. यानी किसी भी तबके की महिला क्यों ना हो, और किसी भी हायरार्की की क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी स्फेयर ऑफ लाइफ में वो सेफ़ नहीं है इन घूरती आँखों से. देयर कैन बी नो एस्केप. But even as she wishes for escape, she comes to the realization of a crucial fact. और हालांकि वो बात कर रही है परेशानियों की, समस्याओं की, और कैसे घूरती आँखों से दुखी होकर वो, उसका मन ये करता है कि वो एस्केप कर जाए या यहाँ से कहीं दूर निकल जाए या इनकी घूरती आँखों से दूर हो जाए किसी तरीके से. लेकिन फिर इसी के दौरान उसको एक रियलाइजेशन बहुत अहम बात का होता है, दैट द अर्थ इज़ माइन टू, कि धरती मेरी भी तो है.
एंड देन देर आर नो मोर एस्केपिस्ट फैंटेसीज। और जिस क्षण उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि धरती पे जीने का अधिकार उसका भी उतना ही है जितना इन घूरती आँखों वाले पुरुषों का, उस क्षण से ही उसकी एस्केपिस्ट फैंटेसीज़ कि कहीं दूर चली जाए या यहाँ से अपने आप को हटा ले, वो सब उसी क्षण ख़त्म हो जाती हैं। शी स्पीक्स विद कॉन्फिडेंस एंड रिजॉल्व अबाउट हर वॉर। और फिर बहुत हिम्मत से और बहुत कॉन्फिडेंस से, यानी अपने आप पर, स्वयं पर उसको बहुत भरोसा हो जाता है और एक रेजोल्यूशन वो ले लेती है अबाउट हर वॉर, की लड़ाई उसको छेड़नी है। वेज्ड बाय हर आइज़, और वो आंखें कौन छेड़ेगा, वो लड़ाई कौन छेड़ेगा, अब उसकी आंखें छेड़ेंगी। टॉट बाय हर टू स्टेयर बैक इक्वली शार्प, और वो अपनी आंखों को ट्रेन करेगी इक्वली शार्पली गेज़ करने के लिए, और गेज़ नहीं है, स्टेयर करने के लिए, यानी अगर कोई उसको घूरेगा तो वो पलट कर उसे वापस घूरेगी। ये तय उसका कर लेता है, निर्णय कर लेती है वो। तो द लास्ट स्टैंजा dwells on a hoped for future when women will be able to not just stare a man down but with bristling bodies will defeat and thwart the drooling dogs that men turn into when they see women। और कविता का आखिरी जो स्टैंजा है उसमें सारी यही बात हो रही है। उम्मीद है भविष्य की कि जब ऐसा समय आएगा कि महिलाएं जो हैं, स्त्री जो है, वो भी वापस पलट कर हिम्मत जुटाकर आदमी को उतना ही तीखी नज़रों से घूरेगी, और उसकी आँखें ही नहीं, उसका पूरा शरीर जो है वो कटीला झाड़ सा बन जाएगा, यानी तीखा घूरने वाला, एक कांटे की तरह चुभने वाला सा हो जाएगा। ब्रिसल करना यानी चुभना होता है। चुभती आँखें भी हो सकती हैं, चुभती नज़र हो सकती है, और जैसे कांटा चुभता है बिल्कुल उसी तरीके से वो चाहती है कि पूरा शरीर ऐसा हो जाए कि पुरुष की हिम्मत ही ना हो उसको घूर के देखने की। और तब वो डिफीट करेगी और थ्वार्ट करेगी, यानी उसको क्या कहते हैं, डिसआर्म काइंड ऑफ कर देगी। द ड्रूलिंग डॉग्स, कुत्तों की तरह लार टपकाते हैं जो मेन, इंसान, पुरुष, किसको देखकर, किसी भी स्त्री को देखकर। एनीथिंग इन स्कर्ट्स विल डू, ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि स्त्री कैसी भी क्यों ना हो, कुरूप हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, कैसी भी हो, मोटी हो, पतली हो, लेकिन पुरुष जो है वो इनहेरेंटली अपना अधिकार समझता है उसको घूरना, उसको घूर घूर कर देखना, उसको तोलना, उसको जांचना परखना अपनी घूरती निगाहों से। और बिल्कुल जैसे कुत्ते का हड्डी देख के लार टपकाना होता है, ठीक उसी प्रकार, उसी तुलनात्मक तरीके से पेश किया है पुरुषों के घूरने को यहाँ पर जयप्रभा ने। सो वी विल कंटिन्यू विद द पोएम इन द नेक्स्ट वीडियो।